जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो चाणक्य कोचिंग क्लासेस और मैं मयंक चौहान आप लोगों के लेकर आए हैं बच्चों एक नई सीरीज, जिसमें हम बच्चों करंट अफेयर के बारे में बातचीत किया करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी बातचीत किया करेंगे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे लिए पहले यही है कि क्या करंट अफेयर इतने जरूरी भी हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में चीज रहती है कि हम मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ लेंगे, करंट अफेयर थोड़ा पढ़ लेते हैं, जी के बाकी कवर कर लेंगे और काम चल जाएगा। तो बच्चों क्या करंट अफेयर ज्यादा जरूरी है या क्या करंट अफेयर बाकी सब्जेक्ट जितना जरूरी है, तो बात करते हैं। देखिए, आपको बच्चों आजकल पता ही है कि लगभग हर एग्जाम में जो हम पढ़ते हैं उसमें करंट अफेयर का जो वेटेज है बच्चों वो इंक्रीज हो गया है। तो सबसे पहली चीज कि जो वेटेज है करंट अफेयर का जीएस के पेपर में वो इंक्रीज हो गया है। पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से क्वेश्चन आ जाते थे, काम चल जाता था। बट आजकल बच्चों जीएस के पेपर में सपोज करिए अगर 20 क्वेश्चन है, 20 में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। दूसरा बच्चों, काफी सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी वगैरह में जीएस का वेटेज खुद बढ़ गया, तो आप सोच के देखिए करंट अफेयर का वेटेज बढ़ जाएगा। दूसरा बच्चों, आपकी जो इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, कई एग्जाम में बच्चों ऐसा होता है कि इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में वो आपसे काफी सारी चीजें ऐसी पूछते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी। थर्ड बच्चों, आपकी डे टू डे लाइफ। देखिए, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बच्चों अगर अपडेट रहेंगे तो हमेशा वो हमें ना एक अच्छी फीलिंग देता है कि यार मुझे सब आता है। ठीक है, तो याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और डे टू डे लाइफ के लिए बच्चों करंट अफेयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके देश में और हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज में बच्चों हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस करेंगे और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड बच्चों एग्जाम में जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हम उनको इजिली जो है वो कर पाए। एक और चीज बच्चों कि किस किस चीज से करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, कई सेक्शन है बच्चों, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ी न्यूज आ रही है बच्चों, आपको उसका पता होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों, रैंक और इंडेक्स कई बार आया करते हैं कि पासपोर्ट इंडेक्स आ गया, या फिर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आ गया, या फिर बच्चों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया, उसमें इंडिया का क्या रैंक है। थर्ड है बच्चों अपॉइंटमेंट, कि कोई इंपॉर्टेंट जो बच्चों पोस्ट है उसके ऊपर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो कौन है। अब ये अपॉइंटमेंट बच्चों बेसिकली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, कि सपोज कीजिए कोई प्रधानमंत्री बना, कोई प्रेसिडेंट बना, कोई दूसरे कंट्री का बनता है बच्चों, उसका भी हमारे ऊपर इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है, एग्जाम में वो भी आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों कोई बड़ा कंट्री होगा, उसका इंडिया के रिलेशन के साथ कोई ना कोई देखिए बिल्कुल जो है पॉइंट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों हम उसको भी पढ़ते हैं। फिर बच्चों स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी हो, या नंबर 5 पे बच्चों कोई अवार्ड मिला हो, तो ये कुछ वो पॉइंट्स है बच्चों जिनको हमें करंट अफेयर में डिस्कस करना होता है, और लगभग हर एग्जाम में बच्चों इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम सीरीज शुरू करते हैं, और ये हमारी सीरीज की बच्चों फर्स्ट क्लास है, और इस फर्स्ट क्लास में देखिए हम अप्रैल फर्स्ट वीक के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो अप्रैल फर्स्ट वीक पार्ट 1 बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहला करंट अफेयर है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश से 6 नई साइट्स जो है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में वो बच्चों इंक्लूड हो गई हैं। तो 6 न्यू साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश लिस्टेड ऑन यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। अब बच्चों सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि यूनेस्को क्या चीज है। देखिए, यूनेस्को बच्चों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम में कई बार यह भी आता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है। देखो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है बच्चों पेरिस में, यानी जो फ्रांस की कैपिटल है बच्चों। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बच्चों, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। तो बच्चों सेकंड चीज जो दिमाग में आएगी वो ये क्या है कि ये भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। देखिए बच्चों, यूनेस्को के 1972 में एक आइडिया दिमाग में आया कि यार क्यों ना हम दुनिया में हेरिटेज कल्चर को लेके जो भी इंपॉर्टेंट जगह है उनको प्रिजर्व करें। तो उन्होंने बच्चों 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन सेटअप की, और उसमें बच्चों उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई कि कल्चर से रिलेटेड, नेचुरल
या मिक्स, मिक्स यानी कल्चरल नेचुरल दोनों, इन तीन फील्ड से रिलेटेड अगर बच्चों कोई ऐसी जगह है जो आज भी होनी चाहिए और अगले कुछ साल भी रहनी चाहिए और हमें उसको बचाना चाहिए, तो उन्होंने एक लिस्ट निकालनी शुरू की। ठीक है, और बच्चों इस लिस्ट में आज के दिन अगर आप देखोगे ना, जो आज के दिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें बच्चों 42 साइट्स हैं इंडिया की टोटल। ठीक है, तो याद रखिए 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, और ये बच्चों यूनेस्को की लिस्ट है। अब बच्चों 42 हैं, लास्ट बच्चों जो है वो कौन सी थी, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लास्ट जो है वो कौन सी थी, तो वो है बच्चों सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास। बच्चों जिन लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है उनको पता होगा कि होयसला बच्चों एम्पायर, साउथ इंडिया में एक एम्पायर था, और इन लोगों ने बच्चों, होयसला किंगडम वालों ने कुछ टेम्पल्स बनाए हैं बच्चों, तो 3-4 अलग अलग टेम्पल्स हैं। तो सैक्रेड एंसेंबल बेसिकली ग्रुप, तो बच्चों बेसिकली मंदिरों का ग्रुप है होयसला का कर्नाटक में। ये बच्चों लास्ट एड जो हुआ था हमारा 42 जो 42nd जो साइट थी बच्चों वो ये थी। ठीक है, तो आपको इसका नाम जरूर याद होना चाहिए कि 42nd जो थी वो सैक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास, जो यानी उन्होंने जो टेम्पल्स थे कर्नाटका में ये वो थे। चलो डन हो गया। अब बच्चों ये टेंटेटिव लिस्ट क्या है, देखिए होता क्या है, हर कंट्री अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है कि भाई ये जो हैं ये हमारे देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाले प्रोबेबल जो है वो साइट्स है। अब बच्चों टेंटेटिव साइट बेसिकली वो है, ये वो बच्चों लिस्ट है उन साइट्स की जो कि स्टेट यानी इंडिया खुद बोलता है कि भाई ये जो है सूटेबल है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आने के। तो इसलिए बच्चों हमने रिसेंटली मध्य प्रदेश से 6 नई साइट को इस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया, ताकि अगली बार जब यूनेस्को चेक करे तो हम उसको बोल सके कि यार इन 6 को भी चेक करो, ये भी अच्छी है, क्या पता आप इनको अपनी लिस्ट में शामिल कर लो। ठीक है, ऐसे बच्चों टेंटेटिव याद रखिए, अगर आप बनाते जाएंगे ना, इंडिया में बच्चों बहुत सारी टेंटेटिव जो है वो साइट्स हैं, और 57 के आसपास बच्चों टोटल साइट हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में है। ठीक है, अब बच्चों मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं, तो बच्चों भोजेश्वर टेम्पल, ग्वालियर का किला, रॉक आर्ट ऑफ चंबल, खूनी भंडारा बुरहानपुर, ये बेसिकली बच्चों एक वाटर का तालाब टाइप है, गोंड मोन्यूमेंट है बच्चों, गोंड ट्राइबल लोगों का एक बड़ा मोन्यूमेंट है, और धामार केव्स टेम्पल बच्चों। तो ये 6 बच्चों ऐसी साइट है जो टेंटेटिव लिस्ट में आई है। अब बच्चों इंडिया में याद रखिए 42 टोटल साइट है, लास्ट साइट जो थी वो सैक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास थी, और यूनेस्को ने बच्चों पेरिस इस लिस्ट को शुरू किया है। इन हेरिटेज साइट को यूनेस्को जो है वो मेंटेन करने के लिए बच्चों हेल्प करता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ओडिशा डे और उत्कल दिवस बच्चों। तो आप सभी को पता है बच्चों हमारे स्टेट में, हमारे देश में बच्चों एक स्टेट है जिसका नाम है ओडिशा बच्चों, ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है ओडिशा, ये वाला देखो। अब ओडिशा जो है बच्चों अप्रैल 1 को ओडिशा में हम उत्कल दिवस मनाते हैं। अब ऐसा क्यों है बच्चों कि अप्रैल 1 ही क्यों है, जैसे 15 अगस्त ही क्यों या 26 जनवरी, सेम तरीके से हर दिन की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों ओडिशा ओरिजिनली क्या था, एक इंडिपेंडेंस अपना किंगडम हुआ करता था, हजारों साल से बच्चों ओडिशा रहा करता था। तो देखिए ओडिशा जो है वो 3000 साल लगभग बच्चों जो है वो एक स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे चला। और पुराने टाइम में ना बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा कलिंग, और आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों उत्कल। तो पुराने टाइम में ये 2 नाम बहुत फेमस थे बच्चों जो ओडिशा के लिए यूज किए जाते थे। ठीक है, तो आपने अशोक सुना होगा बच्चों, अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी उस टाइप में बच्चों। तो ओडिशा के अलग अलग, क्योंकि देखिए ये एज सच एज अ स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता था, एक किंगडम हुआ करता था बच्चों जो कलिंग, उत्कल और अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो फिर बच्चों थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, 1568 के आसपास आते आते जो बंगाल की सल्तनत थी उसने ओडिशा को अपने कंट्रोल में ले लिया। उससे पहले बच्चों ओडिशा जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के किंगडम के तौर पे रहा करता था। और उसके बाद बच्चों सल्तनत ऑफ बंगाल से ये गया बच्चों मुगल एम्परर के पास, मुगल एम्परर से बच्चों ये गया बेसिकली बाद में, फिर बच्चों बंगाल में नवाब बना उसके पास, उसके बाद बच्चों ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, और फिर बच्चों ये ब्रिटिश कंट्रोल में काफी टाइम रहा। फिर बच्चों 1936 अप्रैल 1 को ब्रिटिश लोगों ने इसको एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया। देखिए उस टाइम ब्रिटिश लोग ना प्रोविंस बनाया करते थे,
तो ये प्रोविंस बना लैंग्वेज के बेस पे और ब्रिटिश टाइम के दौरान, तो इसलिए बच्चों अप्रैल 1 जो है उसको मनाया जाता है ओडिशा या उत्कल दिवस। अब बच्चों एक और चीज, अब यहां पे देखो एक लाइन लिखी है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। अब बच्चों पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो लैंग्वेज के बेस पे बनी, बच्चों वो आंध्र प्रदेश थी, याद रखिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो थी वो भारत की पहली स्टेट थी जो 1953 में लैंग्वेज बेस पे बनी थी। बट क्योंकि बच्चों ओडिशा ब्रिटिश टाइम की बात है तो बच्चों वो आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा आंध्र स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि दुनिया की सबसे पावरफुल लेजर जो है वो डेवलप की गई है बच्चों रोमानिया में। अब बच्चों रोमानिया कंट्री जो है, आप में से काफी लोगों ने नाम सुना होगा, रोमानिया बच्चों एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, ये यूरोप में है बच्चों, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है बच्चों बुकारेस्ट, इसकी कैपिटल का नाम है बुकारेस्ट। तो बच्चों रोमानिया में बेसिकली एक बच्चों यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको एली प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब ये एली प्रोजेक्ट बेसिकली साइंस के अलग अलग चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों रिसेंटली दुनिया की सबसे पावरफुल लेजर डेवलप करी है। अब बच्चों लेजर क्या होता है, तो अगर आप देखोगे ना, जैसे शादी में देखा होगा बच्चों हमने कि एक पॉइंट में से एक बच्चों बीम ऑफ लाइट जैसी निकलती है जिसको हम लेजर बोलते हैं, ठीक है। तो लेजर रियलिटी में बच्चों एक एक्रोनिम है, याद रखिए लेजर की बच्चों फुल फॉर्म भी होती है, और लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये लेजर की फुल फॉर्म बनती है बच्चों, और LASER। तो लेजर जो है बेसिकली बच्चों ने बनाई है, दुनिया की सबसे पावरफुल लेजर है बच्चों अभी के लिए। अब बच्चों इस लेजर को यूज किया गया है बनाने की, इसको बनाया गया है एक टेक्नोलॉजी से जिसको बोलता है बच्चों CPA टेक्निक। अब CPA टेक्निक जो है बच्चों इसको लेके देखिए 2018 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिल चुका है दो आदमियों को, जिनके नाम थे गेरार्ड मोरोव और डोना स्ट्रिकलैंड को। ये कनाडा से थे बच्चों, इनको इसके बारे में जो है वो मिल चुका है। अच्छा अब हम इस लेजर का करेंगे क्या, तो बच्चों इस लेजर का हम आगे एक्सप्लोरेशन में यूज करेंगे, उसके अलावा बच्चों प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो लेजर याद रखिए बच्चों एक काम की चीज है, हम बचपन में लेजर से खेला भी करते। दूसरा, दुनिया की सबसे पावरफुल लेजर कहां डेवलप की गई है, रोमानिया में। नेक्स्ट है बच्चों, आपने इसरो का नाम सुना होगा। इसरो बच्चों कंटिन्यूसली हमारे देश के लिए बच्चों एक से एक बहुत बढ़िया सैटेलाइट और रॉकेट तैयार करते हैं ना। अब बच्चों धीरे धीरे इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी बच्चों इस फील्ड में घुस रही है और कंटिन्यूसली वो काम करती जा रही है। तो रिसेंटली बच्चों इसी से रिलेटेड एक चीज क्या हुई कि इंडिया ने एक कंपनी है बच्चों इंडिया की, उस कंपनी ने क्या किया बच्चों, इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड जियोस्पैटियल सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है TSAT-1A, और ये प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, प्राइवेट सेक्टर इसको लॉन्च करवा रहा है। अब बच्चों मिलिट्री ग्रेड मींस ये ज्यादातर किसके लिए यूज होगी बच्चों, मिलिट्री के लिए यूज होगी। अब क्वेश्चन आता है बच्चों ये सैटेलाइट तो ठीक है, ये स्पैटियल सैटेलाइट, जियोस्पैटियल सैटेलाइट क्या होता है। देखिए जियोस्पैटियल सैटेलाइट बेसिकली वो पर्टिकुलर सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ मैपिंग के काम आते हैं। अर्थ मैपिंग मतलब अर्थ की बच्चों एक बार वो अर्थ के ऊपर घूम के अर्थ का क्या क्या फीचर है, पहाड़ का है, नदी का है, इस टाइप की बच्चों जो करते हैं और अर्थ की एनालिसिस करते हैं उनको बोलते हैं जियोस्पैटियल सैटेलाइट। अब बच्चों ये बनाई किसने है, इसको डेवलप किया है बच्चों टाटा एडवांस सिस्टम ने। TSL बेसिकली जो टाटा जो हमारी कंपनी है बच्चों रतन टाटा वाली, उसका एक सब्सिडरी, उसका एक पार्ट है। और इन्होंने बच्चों ये मोटा मोटा याद रखिए मिलिट्री के लिए बच्चों हमारी सैटेलाइट बनाई है। और एक कंपनी है बच्चों जिसका नाम है सैटेलॉजिक। सैटेलॉजिक बच्चों एक इंटरनेशनल कंपनी है जो जियोस्पैटियल सैटेलाइट बनाती है, उसके साथ मिलकर बच्चों ने बनाई है। अब क्वेश्चन रेज होता है बच्चों लॉन्च कहां से हुई। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने इसको असेंबल किया कर्नाटका में, तो मेड इन इंडिया हो गई बच्चों। दूसरा, इसको लॉन्च किया गया है बच्चों कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और जिस रॉकेट का यूज किया गया है बच्चों वो है स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 बच्चों दुनिया की
सबसे बेहतरीन रॉकेट्स में से एक है। और इवन नासा वाले आजकल बच्चों स्पेस एक्स यानी एलोन मस्क की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, उसका रॉकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों याद रखिए इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड जियोस्पैटियल सैटेलाइट TSAT-1A जो कि बच्चों टाटा ने बनाया है। नेक्स्ट बच्चों आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा ना, तो बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम ना बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो बच्चों रिसेंटली कच्छ में यानी गुजरात में बच्चों एक हड़प्पन साइट जो है बच्चों वो मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ये हड़प्पन या हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है क्या चीज। देखिए बच्चों आज से करीब करीब 4-5 हजार साल पहले नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध वाला एरिया, वहां पे बच्चों एक सिविलाइजेशन यानी ग्रुप ऑफ पीपल रहा करते थे जो अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो लोग बच्चों ब्रोंज बहुत इस्तेमाल करते थे, तो जिसका लेना देना था बच्चों ब्रोंज एज से, तो ब्रोंज क्योंकि ये लोग बहुत इस्तेमाल करते थे। और बच्चों 1921 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल जो उस टाइम बच्चों आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड होता था, इन दोनों ने बच्चों हड़प्पा नाम की एक जगह जो थी उसमें खुदाई करके एक सिविलाइजेशन डिस्कवर करी। कुछ पुरानी इनको बहुत सारी जगह मिली, तो बच्चों वहां से इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट बाद में फिर बच्चों हमें बहुत सारी और साइट मिली जो कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास थी। तो फिर बाद में बच्चों इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों सेम नाम है। दूसरा बच्चों हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ब्रोंज एज और अर्बन सिविलाइजेशन, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर बच्चों इसकी तरफ बढ़ते हैं कि बच्चों केरला यूनिवर्सिटी की एक बच्चों कोलैबोरेशन हो रही थी अलग अलग इंस्टीट्यूट से, और उन्होंने बच्चों पादता बेट नाम की एक जगह है गुजरात में जो कच्छ में पड़ती है, वहां पे बच्चों उन्होंने एक्सकवेशन शुरू करी। और उनको कुछ बच्चों छोटे छोटे बर्तन टाइप चीजें मिली जिनसे उनको लगा कि यार ये तो बड़े पुराने हैं। धीरे धीरे जब उन्होंने बच्चों करा तो उनको पता लगा कि ये तो भाई हड़प्पन टाइम की लगती है, और जो हड़प्पन टाइम की बच्चों दूसरे बर्तन थे इसका कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन है। गांव है बच्चों खटिया, उसके ठीक पड़ोस में ये जो साइट है जिसका नाम है पादता बेट बच्चों, ये पड़ती है कच्छ में गुजरात में। ठीक है, और इसका एस्टिमेट टाइम जो है 3200 BCE और 1700 BCE के बीच का है बच्चों। और पोटरी मतलब बर्तनों से बच्चों हमने लगाया है। अच्छा एक और कमाल बच्चों बताता हूं, फरवरी महीने में बच्चों इसी साल एक और साइट जो है बच्चों गुजरात में वो डिस्कवर हुई थी। याद रखिए एक और साइट जो थी गुजरात में वो डिस्कवर हुई थी बच्चों, स्टार मार के लिख लेते हैं, उसका नाम था बच्चों मोरोधारो। मोरोधारो बच्चों गुजरात में ही है। मोरोधारो जो है बच्चों इसको लोडरानी असली जगह का नाम है, लेकिन साइट का नाम बच्चों हमने मोरोधारो साइट रख दिया। इसका भी लेना देना बच्चों किसके साथ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ, और ये भी बच्चों गुजरात में मिली है कच्छ वाले रीजन में। ठीक है, अच्छा इसकी तो एक और खास बात है, हुआ क्या लोडरानी में बच्चों ने एक किले टाइप जगह थी, तो लोगों में ये विश्वास फैला हुआ था कि यहाँ पे राजा महाराजा आकर तो उन्होंने सोना दबाया हुआ है। तो गांव वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा सोना निकाल लेंगे, निकले बच्चों बर्तन। और बाद में आर्कोलॉजिकल वालों ने देखा कि यार ये तो बर्तन बड़े जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो जब चेक किया तो पता लगा इनका लेना देना बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। तो रिसेंटली बच्चों गुजरात में 2 मिल गई, याद रखना, एक पादता बेट अभी मिली है और बच्चों फरवरी के आसपास मिली थी बच्चों मोरोधारो। ठीक है, उसके अलावा बच्चों गुजरात में सिर्फ ये 2 नहीं है, आपने बच्चों धोलावीरा का नाम सुना होगा, धोलावीरा इसमें है, सुरकोतदा है, लोथल है, सारी बच्चों गुजरात में ही साइट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि हम बच्चों एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब इस सीरीज में बच्चों देखिए मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे। सबसे पहला जो है बच्चों रहेगा बच्चों आपका कि हम आपको 3 वीडियो पर वीक दिया करेंगे। तो बेसिकली हम एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया करेंगे, पर वीक की 3 वीडियो बनाया करेंगे, और बच्चों उसी के बेसिस पे हम आपको 60+ क्वेश्चन दिया करेंगे हर वीक के। यानी सपोज कीजिए आज की हमारी वीडियो होगी, इस वीक इस जो हमारी बच्चों वीडियो होगी इसके बेसिस पे हम आपको फिर 20 के आसपास क्वेश्चन दिया करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। और अगर आप ओवरऑल मंथ की लगा के देखोगे बच्चों तो आपके अप्रोक्सीमेटली 250 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों एक मंथ के। तो
तो 250 क्वेश्चन एक मंथ बच्चों, तो आप आइडिया लगा सकते हो अगर हम 6 महीने ढंग से करंट अफेयर की इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। नेक्स्ट बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बैंकिंग के हिसाब से भी पढ़ाएंगे, एसएससी के हिसाब से भी, एफ कैट, सीडीएससी, एपीएफ, ताकि बच्चों ओवरऑल हर बच्चा जो इसकी तैयारी कर रहा है वो कवर हो सके। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों, इस वीडियो के बाद हमारी 2 वीडियो और आएंगी सीरीज की, और इसमें हम बच्चों फर्स्ट वीक जो है टोटल 3 क्लासेस में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है बच्चों की बुंदेलखंड की वीट को रिसेंटली जो है बच्चों वो जीआई टैग मिल गया है। अब बच्चों पहले तो बात करते हैं कि ये जीआई टैग क्या है। देखिए, जीआई की फुल फॉर्म है बच्चों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये क्या बच्चों, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे गए, आप वहां गए, आपने कहा कि चल यार सामान खरीदते, आप एक दुकान पे गए, दुकान वाले ने कहा देखो जी कश्मीरी केसर है। अब जो कश्मीरी केसर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे ही आप कश्मीरी केसर का नाम लेगा या कोई और भी नाम लेगा, आपको यार क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा। तो आप सोचिए कश्मीरी केसर, बेसिकली ये नाम कितना बच्चों सुनते हमें लगता है कि हाँ यार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो वैसे ही बच्चों क्या होता है, भारत के हर एक रीजन में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली चीज होती है। अब अगर उसका नाम मैं मिसयूज करूं तो बच्चों उसका नुकसान होगा, प्लस अगर बच्चों हम उसको बाहर सामान भेजेंगे तो अगर हम बाय क्वालिटी बाय नेम उसको बोलेंगे ना कि ये कश्मीरी केसर है, ऑटोमेटिकली बच्चों ज्यादा का बिकेगा। तो बच्चों जीआई टैग बेसिकली भारत की सरकार देती है, और ये जीआई टैग क्या है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। अगर ये आपको किसी चीज के लिए सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप उसका नाम यूज करके उसको बेच सकते हो, प्लस उसका मिसयूज कोई और नहीं करेगा। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा दार्जिलिंग की चाय। अब बच्चों दार्जिलिंग की चाय जो है वो कोई भी कंपनी ये बोल के नहीं बेच सकती कि ये दार्जिलिंग की चाय है। दार्जिलिंग की चाय जो वहां की लोकल चाय है, सिर्फ वो दार्जिलिंग चाय के नाम से बिक सकती है, क्योंकि बच्चों एक नाम है, एक ब्रांड का नाम बन गया जिसको लोग जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों बुंदेलखंड तो हमारे देश में कोई स्टेट है ही नहीं। असल में बच्चों बुंदेलखंड एक एरिया है। तो अगर आप मैप में देखोगे ना, देखो ये सारा वो एरिया है जो यूपी का है, और ये बच्चों वो एरिया है जो मध्य प्रदेश का है। तो बच्चों बुंदेलखंड बेसिकली भारत का वो रीजन है जो कि मध्य प्रदेश और यूपी दोनों में पड़ता है। मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, और यूपी का इसमें बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है झांसी। आपने नाम सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह, है ना। तो ये बुंदेलखंड है बच्चों। तो रिसेंटली बुंदेलखंड में एक बच्चों गेहूं की वैरायटी है जिसको बोलते हैं कथिया गेहूं या कठिया गेहूं। इसको रिसेंटली बच्चों भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है, और ये बच्चों पहला फार्म प्रोड्यूस है यूपी से जिसको इस तरह का कोई जीआई टैग मिला है। अब बच्चों कठिया गेहूं को जीआई टैग क्यों दिया, हरियाणा पंजाब की गेहूं को क्यों नहीं दिया? क्योंकि बच्चों कठिया गेहूं की खास बात क्या है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा बच्चों ये ग्लूटेन फ्री है, तो इसका बच्चों सेहत के ऊपर बड़ा बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, और इसको लोग बड़ा प्रेफर करते हैं। अच्छा, गठिया गेहूं जो है ना बच्चों, इसके एक वो भी है विशेषता कि ना हल्के रेडिश कलर की होती है। तो अगर आप नॉर्मल गेहूं देखोगे वो पीले से कलर की होगी, कथिया गेहूं जो है बच्चों वो हल्की सी रेडिश कलर की होती है। अब बच्चों इसको लेके बच्चों नाबार्ड ने बहुत रोल प्ले किया है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है जो बच्चों रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो याद रखिए यूपी के बुंदेलखंड रीजन में उगने वाली कथिया गेहूं बन गई है बच्चों एक जीआई टैग वाली गेहूं। अच्छा, एक और कमाल की बात क्या हुई, इससे बच्चों मैक्सिमम जीआई टैग जो है वो अब यूपी के पास हो गए हैं। इंडिया में याद रखिए यूपी जो है वो मैक्सिमम जीआई टैग वाला जो है वो बन चुका है। यूपी के पास बच्चों अकेले के पास लगभग 69 जीआई टैग है। ठीक है, इंडिया में ओवरऑल बच्चों लगभग 360 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। देखिए, जब भी बच्चों बात आती है मैरीटाइम की, मैरीटाइम का मतलब है जो कि सामान के एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस्तेमाल होती है बाय सी बच्चों। ठीक है, तो सामान ट्रांसपोर्टेशन बाय सी, तो उसके लिए बच्चों वर्ड यूज होता है मैरीटाइम। अब बच्चों आपको पता है हमारा देश जो है इतनी बड़ी कोस्टल एरिया है, हमारे पास पूरी कोस्ट लाइन भरी पड़ी है बच्चों, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा। कितना फायदा उठा सकते हैं हम उसका, और हम बच्चों आज बिजनेस भी बहुत सारा कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ। तो बच्चों मैरीटाइम जो इंडस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस आज बहुत ज्यादा हो गई है पहले के मुकाबले। तो बच्चों नेशनल मैरीटाइम डे जो है ये
अप्रैल 5 को बच्चों हर साल हम मनाया करते हैं। और अप्रैल 5 को ही क्यों? क्योंकि बच्चों याद रखिए, भारत में एक बार ना शुरू में ब्रिटिश टाइम में मोनोपोली हुआ करते ब्रिटिश लोगों की, कि बिजनेस तो हम ही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। बट बच्चों अप्रैल 5 1919 को एक शिप थी एसएस लॉयल्टी, इसको बेसिकली बच्चों सिंधिया के राजा ने गोरों से खरीदा था। बेसिकली जो ग्वालियर के राजा थे सिंधियाज, उन्होंने खरीदा और उन्होंने बच्चों इसको बेसिकली पहली बार इंग्लैंड एज अ इंडिपेंडेंट शिप भेजा, जो कि बिजनेस करने जा रही थी। तो इसीलिए बच्चों भारत की सरकार ने सोचा कि यार क्यों ना हम 5 अप्रैल को मनाना शुरू करें। अब बच्चों याद रखिए, ये 5 अप्रैल जो है ये स्टार्ट हुई थी 1964 में, ठीक है। 5 अप्रैल 1964 से हमने बच्चों इसको मनाना शुरू किया और आज भी बच्चों हर साल हम इसको मनाते हैं। अब की जो थीम थी बच्चों वो थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। और बच्चों ये थीम जो है, क्योंकि आपको पता ही है पायरेसी आजकल बहुत होती है, तो उसको लेके है कि हमारा बच्चों जो फ्यूचर है वो मैरीटाइम इंडस्ट्री का सेफ रहे। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बच्चों ये क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस? देखिए कॉन्शियसनेस होती है अंतरात्मा, और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि लोग बच्चों अपनी अंतरात्मा को पहचाने और उसी के हिसाब से अच्छी चीजें करें, गलत चीज ना करें। क्योंकि जब आप गलत करते हो ना, अंदर से आपको फीलिंग आती है कि ना यार ये तो गलत है, ठीक है। तो यहीं से बच्चों ये दिन आया और वो है बच्चों इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस डे, एक ही चीज है बच्चों ये। और 5 अप्रैल को ही बच्चों हम इसको मनाते हैं और इट इज सेलिब्रेटेड टू रिमाइंड पीपल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड फॉलो देयर कॉन्शियस टू डू द राइट थिंग, ठीक है। तो बच्चों ये जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2020 में शुरू किया। और बच्चों इस बार का जो थीम है वो है प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्शियंस, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मियामी ओपन के बारे में। बच्चों यूएस में एक जगह है जिसका नाम है फ्लोरिडा। तो आप सभी ने बच्चों जगह के बारे में सुना होगा, फ्लोरिडा। बच्चों फ्लोरिडा में बच्चों एक टेनिस का बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है बच्चों मियामी ओपन। अब इस बार मियामी ओपन में बच्चों कमाल क्या हुआ, जो मेंस डबल कैटेगरी थी बच्चों, मेंस डबल कैटेगरी थी, मेंस डबल कैटेगरी में बच्चों रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन जीत गए। अब बच्चों रोहन बोपन्ना इंडियन है तो हमारे लिए बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बच्चों रिसेंटली बच्चों हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चों टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन बच्चों ये जनवरी 2024 में हुआ था और ये दुनिया के 4 टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक था बच्चों। सेम यही दो लोग, यानी ये दो जो पेयर है रोहन बोपन्ना और मैट एबडन जो है, इन्होंने बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल भी जीता था। तो बच्चों हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और रोहन बोपन्ना जो है बच्चों इतने साल से बच्चों खेल रहे हैं और इस एज में जाके वो टूर्नामेंट जीत रहे हैं बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अब जो उन्होंने मियामी ओपन जो है मेन डबल कैटेगरी में जीत लिया और बच्चों इस फाइनल में उन्होंने इवानो रोस्टिन की जोड़ी को हराया। अब बच्चों मियामी ओपन जो है ये देखिए बोपन्ना और एबडन लगातार एक साथ हैं, उन्होंने मेलबर्न में बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट भी जीता, ये बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बच्चों मियामी ओपन में सिर्फ मैन डबल तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है दूसरे भी होंगे। तो बच्चों मेन सिंगल कैटेगरी जो है जिसमें बच्चों अकेला अकेला एक एक आदमी खेलता है आदमी, मेन सिंगल कैटेगरी में बच्चों ये जो अवार्ड मिला है, जो बच्चों जो जीता है बच्चों जिसने, उसका नाम है बच्चों जेनिक सिनर। जेनिक सिनर बच्चों इटालियन प्लेयर है और उसने बच्चों मेंस सिंगल जीता है। फिर बच्चों बात करते हैं वुमेन सिंगल की। वुमेन सिंगल बच्चों यूएस की ही खिलाड़ी ने जीता है जिसका नाम है डेनियल कोलिंसन, डेनियल कोलिंसन बच्चों, ठीक है। तो ये आई है बच्चों, तो जेनिक सिनर इटालियन है और डेनियल कोलिंसन जो है बच्चों ये वो यूएस की है। इन्होंने बच्चों मैन और वुमेन सिंगल जीता है, ठीक है। इंडिया की तरफ से बच्चों रोहन बोपन्ना के अलावा और कोई इंडियन प्लेयर इस टूर्नामेंट में था ही नहीं, तो बच्चों हमारा एक ही प्लेयर खेला वही जीत गए, तो बच्चों ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट और एक बच्चों कंपनियां ओपन एआई फेमस हुई थी बच्चों चैट जीपीटी बना के। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई इन दोनों ने बच्चों एक प्लान बनाया है दुनिया का सबसे पावरफुल बच्चों सुपर कंप्यूटर बनाने का, जिसका नाम होगा स्टारगेट। स्टारगेट बच्चों वो सुपर कंप्यूटर होगा जो एआई को इस्तेमाल करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और बच्चों इसको बनाने में करीब करीब 100
बिलियन यूएस डॉलर रुपए लगेंगे। 100 बिलियन बहुत ज्यादा रुपए होते हैं बच्चों। और ये बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का जो है वो पहली इस तरह का बच्चों कोई काम है जो एक साथ मिलकर कर रहे हैं। और मोटा मोटा बच्चों 6 साल के आसपास का पीरियड जो है शायद इसको लगेगा, और 2028 तक भी पूरा हो सकता है ये, या फिर उन्होंने बेसिकली बच्चों जो है वो एक 6 साल का प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि हम इसको पूरा कर सके। अब बच्चों स्टारगेट करेगा क्या? स्टारगेट जो है बच्चों एआई कंप्यूटिंग को हेल्प करेगा ताकि मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो दूसरी एआई एप्लीकेशन के लिए आसान हो सके। तो स्टारगेट एक सुपर कंप्यूटर होगा बच्चों जो कि एआई का यूज करेगा दूसरी चीजों को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कोंगो। बच्चों कोंगो अफ्रीका का एक बच्चों बहुत बड़ा देश है। इवन बच्चों अगर आप देखोगे ना, जैसे एशिया है, एशिया में सबसे बड़ा देश बच्चों रूस है, फिर उसके बाद चाइना है। सेम उसी तरीके से बच्चों कोंगो जो है, कोंगो दो है बल्कि, एक बच्चों है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, एक है बच्चों रिपब्लिक ऑफ कोंगो। देखिए मैप में देखिए ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, और हम बात कर रहे हैं बच्चों डीआरसी की। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये बच्चों अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बच्चों। ठीक है, पहले नंबर पे अल्जीरिया है, दूसरे नंबर पे कोंगो है बच्चों। अब ये जो देश है ना बच्चों, यहां लगातार कोई ना कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चलती रहती है, लफड़ा चलता ही रहता है। अब इस चक्कर में बच्चों वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन खराब रहता है। बट कमाल की चीज क्या हुई, कोंगो में एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गई, जबकि उनका जो ईस्टर्न पार्ट है अभी भी बच्चों उसमें जो है वो सिविल वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो बच्चों जूडिथ तुलुका जो है उसको बच्चों वहां के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया है। जिन देखिए प्रेसिडेंट का नाम है बच्चों फेलिक्स त्शिसेकेदी। तो इन्होंने बच्चों जो है वो जूडिथ तुलुका को अपने देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए कोंगो है ना, इसका पड़ोसी देश है रवांडा। अब जो रवांडा और कोंगो का आपस में 36 का आंकड़ा चलता रहता है, वो आपस में झगड़ते रहते हैं। और उनका जो ये वाला टेरिटरी है ना बच्चों, इस टेरिटरी में कंटिन्यूअसली बच्चों झगड़ा चल रहा है रवांडा और उनके बीच। और बच्चों सिविल वॉर वाली सिचुएशन है, इवन रवांडा में खुद की भी सिचुएशन बच्चों खराब है। ठीक है, अच्छा एक और कमाल की बात बच्चों, कोंगो की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच भाषा है, क्योंकि बच्चों इस रीजन में फ्रांस का बड़ा कंट्रोल था। तो कोंगो की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है बच्चों वो फ्रांस भाषा है, उनकी जो करेंसी है बच्चों वो भी फ्रैंक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट निकली है 2024 में, और अभी बच्चों इस लिस्ट के हिसाब से इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन है बच्चों वो है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री वाले। और टॉप 10 में बच्चों अगर दुनिया के टॉप 10 बिलियनर की लिस्ट बनाओगे तो इकलौते इंडियन थे, और अंबानी जी का नंबर आया था बच्चों 9th। अब बच्चों सवाल है अगर मुकेश अंबानी 9th पे हैं तो इस टॉप बच्चों दुनिया की अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तो बच्चों सबसे ऊपर है बर्नार्ड अर्नोल्ट। बच्चों फ्रांस का एक बंदा है, उसकी फैमिली और उस बंदे ने दुनिया की बच्चों जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना और फैशन इंडस्ट्री उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। जैसे बच्चों इनके ग्रुप का नाम है LVMH, LV बनता है बच्चों लुई विटोन, तो बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। तो याद रखिए बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है अभी के दिन बच्चों दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। एलन मस्क बच्चों नंबर 2 पे चले गए हैं, और जेफ बेजोस नंबर 3 पे बच्चों। तो मैं भी शायद आप में से कुछ लोगों ने बर्नार्ड अर्नोल्ट का नाम ना सुना बच्चों, ये बंदा कंसिस्टेंटली पिछले कई साल से टॉप 10 में रहता है। ठीक है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है बच्चों वो इस लिस्ट में आ गए हैं नंबर 1 पे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। फिर बच्चों क्वेश्चन आया इंडिया में अगर सबसे अमीर मुकेश अंबानी है तो नंबर 2 पे कौन है? तो बच्चों याद रखिए इंडिया में नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी, नंबर 2 पे हैं बच्चों नन अदर देन अडानी जी, तो गौतम अडानी। नंबर 3 पे बच्चों हैं शिव नाडर जो HCL कंपनी के मालिक हैं। नंबर 4 पे है बच्चों सावित्री जिंदल एंड फैमिली। अब बच्चों सावित्री जिंदल जो हैं इस टाइम जिंदल इंडस्ट्रीज की जो है बच्चों मोटा मोटा मालकिन है। और अगर आपसे कोई पूछे ना भारत में सबसे अमीर औरत कौन है तो वो भी कौन है बच्चों? सावित्री जिंदल। ठीक है, यहीं से फिर बच्चों एक और क्वेश्चन राइज हुआ कि भारत में बड़े यंग से लोग आए हैं जो कि बिलियनर बन चुके हैं। तो अभी बच्चों रिसेंटली एक बंदा न्यूज में था जिसका नाम था पर्ल कपूर। बच्चों पर्ल कपूर को बोला जा रहा है इंडियाज यंगेस्ट
बिलियनियर। तो बच्चों इंडिया यंगेस्ट बिलियनियर जो है पल कपूर है। इनकी बच्चों 27 साल एज है और मोटा मोटा 1.2 बिलियन की बच्चों इन्होंने कंपनी खड़ी कर दी है, जिसका नाम है बच्चों जाइबर 365। जाइबर 365 ये बच्चों इनकी कंपनी का नाम है और इनको बोला जा रहा है कि ये इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर। और जाइबर 365 एक यूनिकॉर्न है बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 के बारे में। नेक्स्ट बच्चों, थोड़े टाइम पहले फेब में भी इसके ऊपर बच्चों डिस्प्यूट हुआ था और रिसेंटली बच्चों हमारे पीएम मोदी जो हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली में ऐसी बच्चों एक कमेंट पास कर दिया कांग्रेस पार्टी और दूसरी चीज के ऊपर, जिसका लेना देना था बच्चों एक आइलैंड से, जिस आइलैंड का नाम है कच्चावेथीवू आइलैंड। अब बच्चों ये जो आइलैंड है ये देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, यहां पे बच्चों ये आइलैंड है, ठीक है। ये इस एरिया में देखो ये डॉट वाला जो आइलैंड है। अब बच्चों ये आइलैंड श्रीलंका और इंडिया के बीच है, तो कभी ये इंडिया वालों के पास होता था, कभी श्रीलंका वालों के पास। और हमारे फिशरमैन बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों बाउंड्री जो है वो क्लियर नहीं है, तो फिशरमैन यूज किया करते थे। हुआ क्या बच्चों, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में हमें एक बाउंड्री बनानी थी कि यार पानी की बाउंड्री ये है, सपोज करो वो ऐसे बनानी थी। तो उस टाइम बच्चों जब डील हुई तो 1974 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो बाउंड्री ऐसे बनवा दी। तो बेसिकली बाउंड्री ये श्रीलंका की तरफ चला गया। तो इस आइलैंड को बच्चों जिसको काफी टाइम इंडिया ने कंट्रोल किया, वो बच्चों अब किसके पास चला गया, श्रीलंका के पास। तो रिसेंटली बच्चों प्राइम मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने भारत वाले लोगों का, तमिल जो फिशरमैन थे उनका ध्यान नहीं रखा और इसको दे दिया श्रीलंका को। अब बच्चों इसकी एक और कमाल बात बताता हूं मैं आपको। जब ये बच्चों डील हुई ना, क्योंकि इंडियन फिशरमैन इसको पहले से यूज करते थे, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ भारत सरकार ने डील करी कि हमारे फिशरमैन इसका यूज कर सकते हैं आइलैंड का, और किसी आइलैंड का नहीं, इस आइलैंड का। प्लस यहाँ पे एक चर्च भी है, तो वहां पे बच्चों जो तमिल क्रिश्चियन लोग हैं वो जाते हैं, उनको वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती, जबकि आइलैंड किसका पार्ट है बच्चों, श्रीलंका का पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों अभी हमारे और श्रीलंका के बीच में बच्चों मैरीटाइम बाउंड्री को लेके बच्चों डिस्प्यूट चलता ही रहता है। और ये बच्चों अब आप इसको पॉलिटिकल बयानबाजी कह लीजिए या फिर जो भी आपको कहना है बच्चों, तो रिसेंटली बच्चों कच्छाथीवू आइलैंड जो है बच्चों वो रिसेंटली न्यूज में था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है बच्चों वो इंडिया के मेजर पोर्ट्स में से एक है। तो आपको पता ही होगा बच्चों इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं, उनमें से एक है बच्चों पारादीप पोर्ट। ये बच्चों कार्गो हैंडलिंग के मामले में इंडिया का बच्चों सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है 2023-24 का जो डाटा निकल के आ रहा है बच्चों। तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा, सरपास दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। तो बच्चों गुजरात में एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला। तो उसमें बच्चों कार्गो हैंडलिंग में यानी कितना सामान बच्चों उन्होंने हैंडल किया है, उसमें बच्चों ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। और इसने बच्चों 2023-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 145 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो जो है बच्चों हैंडल किया है। बच्चों मिलियन मीट्रिक टन एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो 145 मिलियन मीट्रिक टन बच्चों इन्होंने कार्गो हैंडलिंग की। और बच्चों दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ दिया जो कि गुजरात में है। अब बच्चों पारादीप के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो पारादीप पोर्ट है, ये जो महानदी है ना, बहुत बड़ी नदी है बच्चों, आपने सुना होगा नाम, उसके डेल्टा के बिल्कुल पास में बना हुआ है। और ओडिशा में बच्चों एकलौता हमारा मेजर पोर्ट है, भारत सरकार इसको चलाती है और बच्चों भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पोर्ट को देखो 1962 में बनाया गया, 65 में गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया और बच्चों 1966 को 8th मेजर पोर्ट बन गया इंडिया के लिए। और आज इंडिया पे टोटल 13 मेजर पोर्ट है, बाकी सरकार बच्चों और मेजर पोर्ट क्रिएट कर दिया। अब क्वेश्चन है क्या ये पारादीप इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी है? बच्चों याद रखिए ये सबसे बड़ा नहीं है। भारत का जो लार्जेस्ट पोर्ट है बच्चों, अगर मैं मेजर पोर्ट्स की बात करूं, देखो लार्जेस्ट मेजर पोर्ट जो है वो मुंबई है बच्चों, ठीक है। तो मुंबई हमारा लार्जेस्ट मेजर पोर्ट है, बट जो पब्लिक पोर्ट है बच्चों, अगर आप प्राइवेट पोर्ट की बात करोगे ना, एक पोर्ट है बच्चों उसका नाम है मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट बच्चों, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। और इस पोर्ट की खास बात क्या है, ये है बच्चों लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इंडिया का। और अगर कैपेसिटी देखोगे ये बच्चों भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है।
तो कैपेसिटी के हिसाब से भी बच्चों ये हमारा सबसे बड़ा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में। लेकिन बच्चों अभी यहाँ पे सामान कम आ रहा है, ज्यादा सामान बच्चों मेजर पोर्ट जो भारत की सरकार ऑपरेट कर रही है वहां पे आ रहा है। अच्छा गेस करो मुंद्रा को बच्चों ऑपरेट कौन करता है? मुंद्रा को ऑपरेट करती है बच्चों अडानी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मुंद्रा को ऑपरेट करती है अडानी इंडस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। बट ये वाला बच्चों करंट अफेयर किसके ऊपर है? पारादीप पोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों आज का हमारा जो आखिरी करंट अफेयर है वो है कि रिसेंटली आरबीआई की कमेटी की बच्चों मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बच्चों ये डिसाइड किया गया कि भैया क्या क्या किया जा सकता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, क्या अच्छा कर सकता है, जिसमें बच्चों रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की भी बात हुई। मीनवाइल सेम मीटिंग में बच्चों उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में बात करी। अब बच्चों ये इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए बच्चों इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं महंगाई, और इन्फ्लेशन क्या होता है? persistent rise in price of goods and commodity। तो बच्चों सपोज कीजिए आपने कोई सामान आज 100 रुपए का लिया, अगले साल वो 104 रुपए का हो गया, सेम सामान बच्चों, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने बच्चों ये प्रोजेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन भारत की जो 2024-25 के बीच रहेगी, ओवरऑल उसकी जो एवरेज रहेगी वो रहेगी बच्चों 4.5%, यानी पिछले साल के मुकाबले प्राइस जो है चीजों के 4.5% बढ़ सकते हैं। अब बच्चों इन्फ्लेशन को मापा कैसे जाए, कैसे पता लगाएं कि हाँ कितनी इन्फ्लेशन हुई है? तो देखो उसके 3 तरीके हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बच्चों क्या है कि आप और मैं कंज्यूमर हैं, मैंने सपोज करो वही सेम चीज बच्चों, कोई चीज 100 रुपए के ली, मैं जब दोबारा मेरे से पूछेंगे मैं कहूंगा यार मैंने तो 104 की ली है, तो 4% क्या निकल के आ जाएगा बच्चों मोटा मोटा मेरा? बेसिकली इन्फ्लेशन। हालांकि इसको बच्चों काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मोटा मोटा आप ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बच्चों उन्होंने बताया कि 4.5% के आसपास बच्चों 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी रहेगी, फ्लक्चुएशन होती रहेगी थोड़ी बहुत, जैसे बीच में 3.8% हो जाएगी बट फिर थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बच्चों 4.5% की इन्फ्लेशन देखिए ओके है, ज्यादा होती तो मैं भी शायद खतरनाक सिचुएशन होती, बट ये इन्फ्लेशन बच्चों कंट्रोल की जा सकती है, ज्यादा कोई इससे बच्चों भारत की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा बच्चों जिन लोगों को इकोनॉमी की समझ है ना वो ये भी बोलते हैं कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन तो चाहिए अगर कंट्री को ग्रो करना है। ठीक है, अब बच्चों इन्फ्लेशन जैसा ही एक वर्ड है उसको बोलते हैं डीफ्लेशन। डीफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, डीफ्लेशन होता है बच्चों परसिस्टेंट फॉल इन प्राइस। अब बच्चों डिफ्लेशन नहीं होनी चाहिए, उतनी अच्छी नहीं है डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बच्चों सुनने में ये चीज अजीब लग रही होगी, बट इन्फ्लेशन देश के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, बट ज्यादा ना हो थोड़ी हो। अब बच्चों इन्फ्लेशन का ना खतरनाक चीज होती है, उसको बोलता है स्टैगफ्लेशन। कई बार बच्चों हमारे एग्जाम में ना डायरेक्ट एक टर्म आती है स्टैगफ्लेशन के बारे में। तो स्टैगफ्लेशन बेसिकली टर्म है बच्चों जिसका मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा हो गया, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, देश की इकोनॉमी बच्चों अगर स्टैगफ्लेशन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि खराब, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बट हमारा कंट्री बच्चों नहीं आएगा, सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार बच्चों जब इंडिया में आती है वो हमेशा कोशिश करती है इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ताकि बच्चों देश की इकोनॉमी प्लस आपका जो एज अ इंडिविजुअल बच्चों ग्रोथ है वो भी अच्छी हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, इस क्लास में इतना ही था। तो होपफुली बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास के बेस पे बच्चों हमने साथ के साथ अटैच कर दिए हैं करंट अफेयर, तो आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। आपका बच्चों कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।